नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रात के 11 बज चुके हैं। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त के बीच करेंगे पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा। 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली पोलैंड यात्रा। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन दौरे पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होगी उच्च स्तरीय बातचीत। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यात्रा से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मिलेगी मदद। भारत के दौरे पर आई नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत नेपाल के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध के साथ प्रगतिशील और बहुआयामी साझेदारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास सहित द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जापानी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत जापान रक्षा और सुरक्षा संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका पर दिया जोर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बर्बर घटना की खुलने लगी है परतें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार की दास्तां। शरीर पर कई गंभीर चोटों के मिले निशान। सीबीआई जांच जारी। आरोपी संजय रॉय का होगा पॉलीग्राफी परीक्षण। 11वें दिन भी देश भर में चिकित्सकों का प्रदर्शन जारी। मंकी पॉक्स को लेकर देश में बढ़ाई जा रही है सतर्कता। सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी। दिल्ली में 3 मॉडल अस्पताल बनाए गए। देश के हर हिस्से में आईसीएमआर के 32 लैब्स में जांच की होगी सुविधा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र जारी। भाजपा ने बताया झूठ का पुलिंदा। कहा, जम्मू कश्मीर में 370 और 35A एक्सपायर हो चुका है इंजेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सत्ता में आने का सवाल ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय पैरा एथलीट दल से की बातचीत। खेलों के लिए दी शुभकामनाएं। खिलाड़ियों को आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने की दी सलाह। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं। 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की यात्रा पर जा रहा है। साल 1979 में मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। पोलैंड और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों ही देश राजनयिक संबंधों के 70 साल भी पूरे कर रहे हैं। मतलब मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और इस तरह से आर्थिक रिश्ते भी दोनों ही देशों के बीच काफी मजबूत हैं। मध्य यूरोप में भारत का द्विपक्षीय व्यापार पोलैंड के साथ 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। दोनों देशों के बीच मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, कृषि यंत्र, केमिकल, स्टील के क्षेत्र में भी सहयोग है। अपनी यात्रा पर प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। In Warsaw, Prime Minister Modi will be accorded a ceremonial welcome. In addition to the talks with Prime Minister Donald Tusk, Prime Minister Modi will also call on President Andrzej Duda. Prime Minister Modi will also interact with members of the Indian community, select Polish business leaders, and prominent Indologists. He will also visit memorials that commemorate the very special episodes of Jamnagar and Kolhapur in our shared history, which I just spoke about. This historic visit in this landmark year for India and Polish relations will provide an opportunity for our leaders to review the bilateral partnership and offer guidance on enhancing this cooperation in diverse areas and also discuss regional and global issues of mutual interest.
वहीं पोलैंड की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 30 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा होगी। दोनों देशों और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भी बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर जानकार उम्मीद लगा रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच संवाद के रास्ते को गतिशीलता मिल सकती है। The upcoming visit of Prime Minister Modi to Ukraine will provide an opportunity to hold discussions on the entire gamut of bilateral relations, ranging from economic and business linkages, agriculture, infrastructure, health and education, pharmaceuticals, defense, culture, and people-to-people ties. This landmark visit, of course, takes place against the backdrop of the ongoing conflict in Ukraine, which will also form part of discussions. India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine, hosted by Switzerland in June this year. More than 18,000 Indian students who were studying in Ukraine were evacuated during 2022 under Operation Ganga with the help of Ukrainian and other authorities. India has provided several consignments of humanitarian assistance to Ukraine since March 2022. Financial assistance for reconstruction and refurbishment of a school, and also for training of teachers from 3 different schools has also been provided. भारत में पोलैंड की राजदूत सेबेस्टियन डोमजिन्स्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमें बेहद खुशी है कि वो पोलैंड के साथ साथ यूक्रेन की भी यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा से पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से शांति स्थापित करने का समर्थक है। Very significant, as I said, we are really happy that Prime Minister Modi decided to visit Poland, but we are also glad that he will be combining this visit to Poland with a visit to Ukraine, our neighbor. This visit of Prime Minister Modi in this important time will send a powerful signal to the global community that India stands out for peace, for dialogue, for negotiations. We hope for a just and peaceful resolution of the war. India is a global rising power. Being the most populous democracy, India is the voice of the world. भारत और पोलैंड के बीच व्यापार संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि आर्थिक सहयोग दोनों देशों को एक दूसरे के और करीब लाएंगे। Economic cooperation will be very important, and I think this is very important in bringing India and Poland together, and economic cooperation plays an important role here. We see a lot of Indian investors in Poland as very significant. I also see a significant increase in interest in investing in Poland. Just this year, I think 2 big investments have been announced, one in lithium-ion batteries and the other one in optic fibers. And we also hear, and something that has also changed last couple of years, is increasing interest in Indian economy and investing in India that we see from Polish companies. मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम सोमवार को 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। भारत यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। यात्रा से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 20.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है।
भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए भारत दौरे पर पहुंचे जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक से पहले जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत जापान रक्षा और सुरक्षा संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लिया। हिंद प्रशांत और उससे भी आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका की पुनः पुष्टि की। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत संबंध और प्रगतिशील और बहुआयामी साझेदारी है। हम अपने विकास साझेदारी में निरंतर गति की आशा करते हैं। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने खुशी जताई कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की पड़ोसी फर्स्ट नीति और लोगों के बीच अद्वितीय सांस्कृतिक जुड़ाव संबंधों को आगे बढ़ाता है। नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा रविवार को भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी फर्स्ट की नीति में एक प्राथमिक साझेदार है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ग्वाटेमाला में भारतीय दूतावास में आयोजित रात्रि भोज में शामिल हुए। पवित्रा मार्गरीटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने ग्वाटेमाला के विधि निर्माताओं से मुलाकात कर भारत ग्वाटेमाला द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और संसदीय सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार ने सोमवार को नई दिल्ली में सिंगापुर के स्थायी विधि सचिव और विदेश मामलों के सचिव ल्यूक गोह से मुलाकात की। चर्चा में आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दक्षिण क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की चेन्नई में समीक्षा बैठक हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में दूरदर्शन केंद्र और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता तक बेहतर संचार और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर एल मुरुगन ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की पहलों को जनता तक पहुंचाने के अपने प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत मलेरिया, टीबी और एचआईवी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत विकासशील देशों के हेल्थ केयर गैप को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के 200 देशों को दवा सप्लाई करता है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने दवा सुरक्षा निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया। Our generic drugs help to treat diseases like malaria, HIV/AIDS, and tuberculosis, which are usually considered as health problems of the developing countries. And India is committed for the continued support for elimination of
eradication of these disease conditions. This contribution underscores India's commitment to the global health and its responsibility in bridging the healthcare gap in the developing nations. कोलकाता रेप और हत्या मामले में पीड़िता की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात कही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़े करती है। वहीं घटना के 11वें दिन चिकित्सकों का गुस्सा कम नहीं हुआ और कोलकाता समेत देश भर में उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में चिकित्सकों का विरोध लगातार जारी है। घटना के 11वें दिन भी चिकित्सकों का गुस्सा कम नहीं हुआ है और वे लगातार सुरक्षा और संरक्षा की मांग के साथ ही पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस घटना को लेकर चिकित्सकों का विरोध सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद डॉक्टरों में खासा आक्रोश है। एक सांकेतिक तौर पे इनका प्रदर्शन है निर्माण भवन पे। स्वास्थ्य मंत्रालय के गेट के सामने ये डॉक्टर एक बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसमें सांकेतिक तौर पे इन्होंने अपील की है कि आज ये अपनी ओपीडी भी ओपन ओपीडी यहीं पे लगाएंगे। और अब देखिए ये तस्वीरें हैं, ये वो तमाम डॉक्टर हैं जो अलग अलग रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और इस वक्त इस धरना और विरोध प्रदर्शन में हैं और इनके हाथों में बाकायदा ओपीडी की स्लिप्स हैं और इनकी अपील है कि हम यहाँ पर मरीजों को देखेंगे। कोलकाता में चिकित्सकों के विरोध में वहां के वकील भी शामिल हुए और उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। There has been protest all over the entire city, all over the country as well as internationally. So the moot question is now whether the victim would get justice or not, and that is what our demand is. We have hit the streets only with the sole demand that the Arjikar victim should get justice, nothing more. It's not a political rally, it's absolutely a rally for the advocates and the only demand is justice. इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात तो कही ही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़े करती है, जिसकी परतें भाजपा नेता लगातार खोल रहे हैं। ये कहते हुए कष्ट है that Mamata Banerjee has become Mamata the destroyer. In essence, what is she destroying? That is very important to know. By her misdeeds, she has destroyed the dignity of a woman, a doctor who was serving the society. She is a destroyer of the rule of law, the anarchist Mamata Banerjee. She is the destroyer of evidence in this heinous crime. And I repeat, destroyer of evidence. And I will state my reasons. A chief minister, through her deeds or inactions, acts of commission or omission, destroying the evidence, which is vital to ensure that the accused get the punishment they deserve. And as per the new criminal law, Bharatiya Nyaya Sanhita, death sentence, death penalty is the punishment prescribed. But why is it that Mamata the destroyer is hell-bent on destroying the evidence which is crucial for the case? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। इधर कोलकाता की सियालदह अदालत ने आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन को परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। पिछले हफ्ते कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद यह निर्देश दिया गया है। इस बीच उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को देने के लिए दिल्ली का रुख किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पश्चिम बंगाल की राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रक्षाबंधन पर राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टरों से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। राज्यपाल बोस ने कहा कि हम अपनी बहनों के प्रति अपने मिशन में विफल रहे हैं। Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has inner strength and resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating in democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do. कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, वो वहां की गृह और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, फिर आखिर वो मार्च निकालकर किससे न्याय की मांग कर रही हैं? वेस्ट बंगाल में जो हुआ बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुश्री ममता बनर्जी स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं। कितनी शर्मसार करने वाली बात है कि स्टेट की मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो होम मिनिस्टर भी हैं, वेस्ट बंगाल की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा दुष्कर्म एक महिला डॉक्टर के साथ होता है, वो डिटेल्स दे के रूह कांप जाती है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महिला ममता बनर्जी से कि वो जब मार्च निकालती हैं तो वो किससे न्याय की मांग कर रही हैं? कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। सोमवार को अलीगढ़ में बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 26 राज्यों में पहले से ही डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून है, जिसमें 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज को निंदनीय बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसमें दुष्कर्म और हत्या की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कहा कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में 25% सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाएंगे और सुरक्षा के मार्शल की भी तैनाती होगी। डॉक्टरों के लिए ड्यूटी रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और लाइटिंग की समुचित व्यवस्था होगी। इसके अलावा किसी प्रकार की घटना होने पर संस्थान 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराएगा। पहले पीड़ित को एफआईआर कराना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत दलित नर्स के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी डॉक्टर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया, जल्द ही इसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल 20 वर्षीय नर्स मुख्य आरोपी डॉक्टर शाहनवाज के अस्पताल में पिछले 10 महीनों से काम कर रही थी। शनिवार रात डॉक्टर ने अस्पताल में ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा के जनरल सर्जन डॉक्टर जुनेद व ठाकुरद्वारा की जो सीएससी है, इसके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजपाल व नोडल ऑफिसर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन डॉक्टर नरेंद्र कुमार को वहां भेजा तथा वहां पर इनकी ओटी व अस्पताल को सील करा दिया गया। मुझे ये जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस अस्पताल के संचालक थे। डॉक्टर शाहनवाज वो भी शामिल हैं, एक इस महिला हैं महनाज, एक वार्ड बॉय, वो भी तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और कानूनी स्थिति की बहाली के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर फिर से काम करने की बात की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35A एक एक्सपायर हो चुका इंजेक्शन है और पता नहीं अब्दुल्ला परिवार मुंगेरी लाल के कौन से हसीन सपने देखता है। किसी भी सूरत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान जम्मू कश्मीर से हटने नहीं देंगे। एसटी, एससी महिलाओं को मिले अधिकार और आरक्षण को हटने नहीं देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है वो दोबारा जम्मू कश्मीर को जंजीरों में बंधने नहीं देगा। और 370 और 35 से 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान इतिहास का विषय था, दोबारा होने वाला नहीं है। इसलिए मुंगेरी लाल का हसीन सपना फारूक साहब, उमर साहब देखना बंद करें। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा कि न तो उमर अब्दुल्ला, न नेशनल कॉन्फ्रेंस और न ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का कोई सवाल है इनके। फिर वो अनुच्छेद 370 को वापस कैसे लाएंगे? न उमर अब्दुल्ला, न नेशनल कॉन्फ्रेंस, न कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का सवाल ही नहीं, तो 370 आर्टिकल वापस लेने का किधर होता है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उमर अब्दुल्ला हो, ना मुख्यमंत्री बनेगा ना सत्ता में आएगा। इसलिए 370 आर्टिकल वापस लेने का मुद्दा ही नहीं उठता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, उमर अब्दुल्ला कैसे कैदियों को रिहा करेंगे और अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कुल मिला के कहने का मतलब है कि लोगों को आज भी गुमराह कर रहे हैं। आपके गुमराह करने के कारण ही जम्मू कश्मीर में आपने लोगों के साथ जाति की, यहाँ पर आतंकवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार फैलाया और आज उसी का परिणाम हमें भुगतना पड़ा। पाकिस्तान से बातचीत करना इनका प्रेरोगेटिव है क्या? एक तो ये हमें समझना चाहिए। दूसरा, जेल से कैदी छोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं इनके पास। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल फेक हैं और लोगों को इस बात को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सोमवार को समिति के गठन की घोषणा की। पार्टी के एक बयान के अनुसार घोषणा पत्र समिति की अगुवाई भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे। समिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पंवार, कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विपुल गोयल सहित 14 सदस्य होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक चरण में संपन्न होगा और चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बगावती सुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खासी मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। उससे ठीक पहले चंपाई सोरेन का बगावती रुख झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर अपने अपमान की कहानी बयां करने वाले चंपाई सोरेन फिलहाल किस ओर जाएंगे, इसका खुलासा नहीं किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के बगावती सुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन के उस एक्स पोस्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने भावुक बातें लिखी थीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखी है उससे उनका दर्द दिख रहा है। हालांकि चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने जवाब देने से परहेज किया। जिस प्रकार से उन्होंने पोस्ट लिखा है उससे उनका दर्द झलक रहा है, तो लगता है कि व्यक्ति अंदर से काफी टूट चुके हैं और काफी दुखी लग रहे हैं। दुखी होना भी स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि
कि हेमंत सोरेन की सरकार से झारखंड की जनता परेशान है और जो झारखंड का हितैषी है वो हेमंत सोरेन के साथ नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन की सरकार से परेशान है। जिस प्रकार से झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ है, जो भी झारखंड के हितैषी है, जो झारखंड का हित चाहते हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ हो नहीं सकते हैं। इस सबके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को और हवा दे दी है। मांझी ने एक्स पोस्ट में लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है, जोहार टाइगर। वहीं चंपई के बयान पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला बताया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, इस पे कोई इंडिया गठबंधन को कोई विशेष करके इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष रखने की जरूरत नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बगावती तेवर से झारखंड में सियासी हलचल बढ़ गई है। चंपई सोरेन ने न सिर्फ एक्स बायो से जेएमएम हटा लिया है, बल्कि पैतृक गांव स्थित घर से भी पार्टी का झंडा हटा चुके हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट में पार्टी के भीतर अपने अपमान और तिरस्कार की पूरी दास्तां विस्तार से बयान की है और कहा है कि इसके बाद वो वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुदा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर सियासत गर्म है। भाजपा और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने मुदा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस भी राज्य में विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके खिलाफ पैदा हुए जनता के रोष को कम करने में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन पर मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस भी राज्य में विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके खिलाफ पैदा हुए जनता के रोष को कम करने में जुटी है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजेंद्र ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के राज्यपाल के फैसले को भी जायज ठहराया। रेजिग्नेशन मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो राज्यपाल जी जो सैंक्शन दिया है प्रोसिक्यूशन के लिए, कम से कम अब तो सिद्धरामैया जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये हमारा मांग है। जो सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी लगातार बीजेपी और जेडीएस के बारे में दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की जो कोशिश कर रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन पर मुकदमे की अनुमति देने वाले राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की है। रिट याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर अभियोजन पक्ष को निषेधाज्ञा देने की मांग की गई है। जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी रिट याचिका पर बहस करेंगे। मेरी अंतरात्मा साफ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं 40 साल तक मंत्री रहा हूं और इस दौरान मेरे राजनीतिक जीवन में एक भी काला धब्बा नहीं है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुडा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास करना है, साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुडा शहरी विकास के दौरान अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना लेकर आई थी। 50-50 नाम की इस योजना में जमीन खोने वाले लोग विकसित भूमि के 50% के हकदार होते थे। ये योजना 2009 में पहली बार लागू की गई थी, जिसे 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार में बंद कर दिया गया। आरोप है कि योजना के बंद होने के बाद भी मुडा ने 50-50 योजना के तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। सारा विवाद इसी से जुड़ा है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को इसी के तहत लाभ पहुंचाया गया। मुडा घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने के बाद से राज्य की राजनीति में पारा बढ़ गया है। बीजेपी एक ओर भ्रष्टाचार को आधार बनाकर इस मुद्दे पर हावी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विपक्षी दलों की सरकार को गिराने की साजिश बता रही है। हालांकि इन सब के बीच बेंगलुरु में राजनीति का पारा बढ़ गया है और कांग्रेस हाईकमान अलर्ट पर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के बजट में कटौती के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आरोपों का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एनडीए सरकार ने तमिलनाडु में रेलवे के विकास के लिए 6,332 करोड़ रुपयों की रिकॉर्ड राशि आवंटित की है। ये राशि यूपीए काल में किए गए 879 करोड़ के औसत आवंटन से 7 गुना अधिक है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में सहयोग न करने का स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि रेल परियोजनाओं के लिए जरूरी 2,749 हेक्टेयर भूमि की तुलना में अब तक सिर्फ 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु सरकार एक कदम बढ़ाएगी तो केंद्र सरकार राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2 कदम बढ़ाने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के तौर पर लैटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती पर एक्स के जरिए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। लैटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर सियासत गर्म है, देखिए धीरज कुमार की ये रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस सिर्फ पाखंड कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती की अवधारणा विचार यूपीए ने विकसित किया था और उसी के कार्यकाल में यह आया था। इसके बाद दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वीरप्पा मोइली ने की थी। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में 45 पदों पर संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यकाल की देन बताकर विपक्ष पर हमला बोला, तो कांग्रेस, सपा समेत तमाम दल इसे ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कहकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने 2018 में पहली बार लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी भर्ती के जरिए सरकारी भूमिकाओं में विशेषज्ञों की नियुक्ति की थी, लेकिन तब विपक्ष ने इस प्रक्रिया का विरोध तक नहीं किया था। आइए जानते हैं कि लेटरल एंट्री है क्या, जिसको लेकर सियासत गर्म है। आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? लेटरल एंट्री का अर्थ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों पर होती है भर्ती। वैश्वीकरण से शासन की प्रक्रिया जटिल होने से कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से ज्यादा बढ़ी है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक टैंक्स की आवश्यकता महसूस हुई। कई विभागों में विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता। लेटरल एंट्री की अवधारणा पहली बार यूपीए के कार्यकाल में आई। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका समर्थन किया था। साल 2005 में प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी को भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री को लागू करने के पक्ष में कुछ तर्क दिए। ब्यूरोक्रेसी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की तलाश जरूरी। पारंपरिक सिविल सेवाओं के भीतर कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत। लेटरल एंट्री से विशेषज्ञों का एक पूल तैयार होगा। विषय विशेषज्ञ अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाएंगे। सिविल सेवा की अखंडता और लोकाचार को बनाए रखते हुए विशेषज्ञ कौशल का मिलेगा लाभ। हालांकि इससे पहले भी प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। 1970 में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली प्रशासनिक सुधार आयोग ने तैयार किया था आधार। आयोग ने लेटरल एंट्री की नहीं की थी कोई वकालत। हालांकि बाद में केंद्र सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भरा जाने लगा, जिसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गईं और इसी तर्ज पर कई अन्य विशेषज्ञों को सरकार के सचिवों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। लेटरल एंट्री योजना औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू हुई। 2018 में सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों के लिए विशेषज्ञों के आवेदन मांगे थे। ये पहली बार था कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के पेशावरों को इसमें मौका दिया गया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है, जिसमें भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। नौकरशाही में लेटरल एंट्री के लिए हाल ही में निकाले गए 45 नियुक्तियों के विज्ञापन के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सत्ता पक्ष ने इस विषय पर साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है और लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने में ही शुरू की गई थी। लेटरल एंट्री हम आपके सामने कुछ और कुछ अहम तथ्य रख रहे हैं कि आखिर लेटरल एंट्री की प्रक्रिया है क्या। पूर्व के जमाने में कई महत्वपूर्ण नाम लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त किए गए थे। इन नामों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा सैम पित्रोदा, मोंटेक सिंह आहलूवालिया से लेकर विमल जालान, कौशिक बसु, एनके सिंह, अरविंद वर्मानी, रघुराम राजन, नंदन नीलकेणी तक की नियुक्ति लेटरल एंट्री के जरिए वरिष्ठ पदों पर की गई थी। लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्ति स्थायी नहीं है, यानी महज 3 वर्षों के लिए रखा जा रहा है। आईएएस या बाकी कैडर के मौजूदा अधिकारियों की संख्या के मुकाबले इनकी संख्या नाम मात्र ही होगी। ये नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर महज 3 वर्ष या बढ़ाए जाने पर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए होंगी। इससे यूपीएससी के जरिए बनने वाले आईएएस या अन्य सेवाओं की भर्ती के लिए होने वाली नियुक्ति के आरक्षण पर कोई असर या फर्क नहीं पड़ेगा। इन नियुक्तियों से मौजूदा अधिकारियों की वरिष्ठता, प्रमोशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि पूर्व की सरकारों के समय लेटरल नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं थी, जबकि मौजूदा सरकार इन नियुक्तियों को पारदर्शी तरीके से करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त सचिव और मोंटेक सिंह आहलूवालिया की योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में लेटरल एंट्री कैसे हुई थी। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। वो कहते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री का ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाई थी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष आहलूवालिया थी, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो लेटरल एंट्री तो आपने शुरू की थी, मोदी जी ने व्यवस्थित की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन, डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा, नए ऋण उत्पादों और योजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन के तहत ऋण तक पहुंच जैसे विभिन्न वित्तीय मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए विशेष अभियान चलाने, कुशल ग्राहक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ बैंकों, सरकार, नियामकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों को डिजिटल फुटप्रिंट और नकदी प्रवाह के आधार पर एमएसएमई के लिए नया क्रेडिट मूल्यांकन मॉडल सहित हाल ही में हुई बजट घोषणाओं को तेजी से लागू करना चाहिए। वित्त मंत्री ने बैंकों को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसी पहलों के तहत पात्र लाभार्थियों को कर्ज देने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की। बैठक में 43 आरआरबी ने भाग लिया। इस दौरान एमएसएमई क्लस्टरों में व्यवसाय प्रदर्शन, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं में उनको उन्नत करने और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्लस्टर्स में आरआरबी शाखाओं द्वारा सक्रिय आउटरीच पर जोर दिया ताकि छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि आरआरबी को क्लस्टर गतिविधि के साथ उपयुक्त एमएसएमई उत्पाद तैयार करने चाहिए और बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए अपने व्यक्तिगत और स्थानीय संपर्क का लाभ उठाना चाहिए।
वहीं देश में मंकी पॉक्स का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी सतर्कता बरत रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसे लेकर एनसीडीसी की तैयारी पूरी है। दिल्ली में 3 मॉडल अस्पताल बनाए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। कोविड से इस वायरस का कोई संबंध नहीं है, ये वायरस जनित बीमारी है। पहले भी देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। जुलाई 2022 से मई 2023 तक मंकी पॉक्स के 30 मामले सामने आए थे। जिनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा है वो सुरक्षित हैं। अभी कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। देश के हर हिस्से में 32 आईसीएमआर के लैब में जांच की सुविधा है। बीमार होने पर 21 दिन का आइसोलेशन पीरियड रखा गया है। इसकी जांच आरटीपीसीआर से होती है। यह संक्रमण काफी नजदीक संपर्क में आने से होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये संक्रमण बेडशीट साझा करने और स्किन के संपर्क यानी कि चमड़ी के संपर्क में आने पर होता है। इसके लक्षण चिकन पॉक्स की तरह होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये पिछली बार से ज्यादा खतरनाक है। इस बार के मंकी पॉक्स वायरस से डेथ रेट 3% ज्यादा है, यानी कि मृत्यु दर जो है वो 3% ज्यादा है। केंद्र ने राज्यों के साथ बैठक की थी। भारतीय सेना ने एक दूरदर्शी पहल करते हुए नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में वरिष्ठ सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ एक औपचारिक बातचीत शौर्य संप्रवाह 1.0 का आयोजन किया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अगुवाई में आयोजित किया गया। यह भारतीय सेना के भविष्य को आकार देने और राष्ट्र के विकास में योगदान सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी पूर्व सैनिकों की समुदाय की समृद्ध अनुभव और कार्यकुशलता का लाभ उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने संबोधन में भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत किया और सेना की वर्दी में रहते हुए और उसके बाहर भी राष्ट्र के लिए उनके निरंतर सेवा के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने संबोधन में सेना की योजनाओं और रणनीतियों से भूतपूर्व सैनिकों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया। और बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। जी हां, भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि और उनके स्वास्थ्य की कामना की। ये रिपोर्ट देखिए। भाई बहन के असीम प्यार का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन देश भर में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए 600 स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। स्थानीय वस्त्रों में सजे विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप कई उपहार भी दिए। सभी को राखी पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा लगा, मैम की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें राष्ट्रपति को राखी बांध के बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर विशेष रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधी। इसमें एक राखी पर पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर भी थी, जिसमें एक पेड़ मां के नाम कैंपेन स्लोगन भी लिखा था। क्या फोटो है ये? एक पेड़ मां के नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है तूने। आओ बेटा। अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार छू सकती हो बेटा, छू सकती हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख व समृद्धि की प्रार्थना की। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन की छात्राओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी बांधी। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने रक्षा मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और राष्ट्रीय सैनिक संस्थान की उषा राणा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राखी बांधी।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पाकिस्तान से आए ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जिन्हें CAA के तहत भारतीय नागरिकता दी गई है। इसी कार्यक्रम में साध्वी रितंभरा और NCC कैडेट्स ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को महिलाओं ने राखी बांधी तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर भोपाल स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया और सभी लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी। मेरी लाडली बहनों, आप सबको प्रणाम और सभी प्रिय बहनों को राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में अपने निवास पर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में रक्षाबंधन उत्सव में शामिल हुए, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी। कोलकाता में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने राजभवन में राज्यपाल CB आनंद बोस को राखी बांधी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में राज्य की मशीनरी पूरी तरह विफल रही है और राज्यपाल के तौर पर वो अपने कर्तव्य का पूरी तरह निर्वहन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भाई बहनों के बीच खास प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया गया। मुंबई के JJ अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की घटना पर विरोध प्रदर्शन किया और रक्षाबंधन के अवसर पर पुलिस कर्मियों को राखी बांधी। वहीं सबसे बड़ी राखी इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में भगवान को अर्पण की गई। वहीं उरी में नियंत्रण रेखा पर स्थानीय महिलाओं ने सेना के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। महिलाओं ने ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना की। अटारी वाघा सीमा पर भी रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने जवानों को राखी बांधी। वहीं प्रसिद्ध स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुरी के समुद्र तट पर रेत की कलाकृति बनाई। वाराणसी के पणिनी कन्या महाविद्यालय के छात्राओं ने रोटरी क्लब के सदस्यों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पेरिस ओलंपिक के समाप्त होने के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों को पेरिस पैरालंपिक के शुरू होने का इंतजार है। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। भारत पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है, जो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों से बातचीत की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों की पेरिस यात्रा को उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बताया। ये यात्रा आपके जीवन की, आपके कैरियर की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। साथ ही आपकी ये यात्रा देश के लिए भी उतनी ही अहम है। पेरिस में आपकी उपस्थिति से देश का गौरव जुड़ा हुआ है। इसलिए आज पूरा देश आपको आशीर्वाद दे रहा है और हमारे यहां तो परंपरा है, जब इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो लोग कहते हैं विजयी भव। 140 करोड़ देशवासी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयी भव। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आप भीतर से कितना मजबूत हैं। आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपकी सफलता बताती है कि आप विपरीत हवाओं का ही नहीं, विपरीत तूफानों का मुकाबला करने का मादा रखते हैं। आपने समाज की स्थापित मान्यताओं को हराया है। आपने शरीर की चुनौतियों को हराया है। इसलिए सफलता के मंत्र भी आप ही हैं। सफलता के उदाहरण भी आप स्वयं हैं और सफलता के प्रमाण भी आप ही हैं।
सावन माह के अंतिम सोमवार को पूरे देश के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के साथ पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, मिष्ठान और फल चढ़ाए और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। इसी के साथ देवों के देव महादेव को समर्पित सावन का आखिरी सोमवार विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही साल 2024 का सावन भी समाप्त हो गया। सोमवार को दुनिया के कई हिस्सों में दुर्लभ ब्लू मून के दर्शन हुए। खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है। सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन के दिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आसमान में सुपर ब्लू मून के रूप में एक दुर्लभ नजारा दिखा। ब्लू मून की खास बात यह है कि आज का चांद बाकी दिनों के हिसाब से 30% ज्यादा चमकीला दिखा। इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने खुली आंखों से देखा। खगोलविदों के अनुसार कई वर्ष के अंतराल में एक ही बार ऐसा संयोग बनता है। सुपर ब्लू मून की दुर्लभ घटना में कई बार 10 से 20 साल तक का समय भी लग जाता है। चांद को सुपर मून इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह चांद पृथ्वी से सामान्य दिनों से ज्यादा पास होता है और इसलिए आसमान में बड़ा नजर आता है। सुपर मून और ब्लू मून एक ही दिन पर होना एक ऐसा संयोग है जो कई दशकों में एक बार देखने को मिलता है। सिडनी ओपेरा हाउस पर एक दुर्लभ स्टर्जन ब्लू सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि आसमान में बादल छाए रहने के कारण अधिकतर लोगों को शुरुआत में निराशा हाथ लगी, लेकिन चंद्रमा के बादलों के बीच से निकलने के बाद धैर्यपूर्वक इंतजार करने वालों को इसका फल मिला। सुपर मून एक ऐसी घटना है जहां चंद्रमा सामान्य से बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि इसका कक्षीय पथ पृथ्वी के काफी करीब होता है। दरअसल ब्लू मून का मतलब उसके रंग से नहीं, बल्कि ये दुर्लभ संयोग तब बनता है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा होती है। ऐसा ही नजारा दिखा दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के उत्तर में एक कार्गो बंदरगाह पर एक दुर्लभ सुपर मून दिखाई दिया, जो साल का पहला सुपर मून था। हालांकि प्रदूषण की वजह से सुपर मून कुछ देरी से निकला, लेकिन कुछ समय बाद ही जकार्ता स्थित बंदरगाह चमकीला हो गया। साल 2024 में इसके बाद 3 और सुपर मून नजर आने वाले हैं। 17 सितंबर के दिन हार्वेस्ट मून नजर आएगा, जबकि 17 अक्टूबर को हंटर्स सुपर मून नजर आने वाला है। यह पृथ्वी के सबसे करीब से दिखने वाला सुपर मून होगा। इस साल का आखिरी सुपर मून 15 नवंबर की रात नजर आएगा। इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।